हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन, जिसमें आज हम डील करेंगे हमारा जो ये भी रिसेंट में आपका नॉर्थ ईस्ट का जो स्लेट का पेपर हुआ है, ठीक है, उसको आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस ओनली 50 क्वेश्चंस टुडे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। 50 क्वेश्चन जो आपके रह जाएंगे वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। So very first question is the characteristics of a educational sociology। ठीक है, जो हमारी एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इट स्टडीज द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशन। क्या वो वेरियस टाइप के सोशल रिलेशन को स्टडी करता है एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इट हेल्प्स टू डेवलप, एक मिनट, it helps to develop a curriculum that will adequately socialize each individual student। वो हेल्प करता है ऐसे करिकुलम को डेवलप करने में के लिए जो हर इंडिविजुअल को सोशलाइज करने में हेल्प कर पाए। ये इट इज अ कंक्रीट साइंस। ये क्या एक कंक्रीट साइंस है? ठीक है, ये क्या एक कंक्रीट साइंस है? एक मिनट, कोई बहुत ज्यादा मोटा हो गया। हाँ, इट इज अ कंक्रीट साइंस। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट डज नॉट एम टू जनरेट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन पैटर्न ऑफ ह्यूमन एंड सोसाइटी। ये इसका एम नहीं होता है कि अंडरस्टैंडिंग और जो कॉमन पैटर्न होते हैं ह्यूमन सोसाइटी को उसको डेवलप करना, उसको जनरेट करना। तो सी एंड डी आपका गलत है। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे हम सोशल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी सोशल रिलेशनशिप है ना, उनका इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके डेवलपमेंट पे, ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी हेल्प करती है जिससे बच्चे सोशलाइज कर पाते हैं, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? COD फॉल्स है यहाँ पे। तो COD देख लो कहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्या पूछा था आपका? एक मिनट, नॉट पूछा था। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो A और B आपका ट्रू है। ठीक है, A और B कहाँ पे ट्रू आ रहा है? ये ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A और B क्या है आपका? ट्रू है, और COD क्या है आपका? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एट द यूनिवर्सिटी स्टेज। थ्री लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है यूनिवर्सिटी स्टेज पे, वो रिकमेंड किसने किया था? नेशनल कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन ने, कोठारी कमीशन ने, या फिर जस्टिस वर्मा कमेटी ने, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट ने, या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ट्रू है। यहाँ पे देख लो, यहाँ किसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रू है, तो और सारे फॉल्स हैं। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन आपका, एक मिनट रुको, यहाँ पे ये या तो ये हो सकता है। ठीक है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, और ये ट्रू है। ठीक है, तो इसका ये आपका शायद ड्रॉप में क्वेश्चन जाए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें और ये जो तीनों है, इसका इन तीनों ने नहीं सजेस्ट किया था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, थ्री लैंग्वेज A C D आपका रॉन्ग है यहाँ पे। A C D, ठीक है, B आपका ट्रू है यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पे आपका ये ड्रॉप में जाएगा शायद क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कोठारी कमीशन। तो आंसर देख लो, अगर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की जा रही है यूनिवर्सिटी स्टेज पे, तो कोठारी कमीशन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका। ठीक है, ये पेपर मुझे ऐसे ही तब मिला, तभी इस तरह से है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये कुछ थ्योरीज दे रखी है इंटेलिजेंस की, और उनके प्रोपोनेंट्स के नाम दे रखे हुए हैं। ठीक है, ये थ्योरीज इंटेलिजेंस की और उनके प्रोपोनेंट्स के नाम है। जिसमें जो पहली थ्योरी है वो क्या बोली? ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना। ग्रुप फैक्टर थ्योरी हो गई, हायरार्किकल स्ट्रक्चर थ्योरी हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक, तो इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था आपका? डेनियल गोलमैन ने दिया था। किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने दिया था। तो डी का 1 ये हो गया, एक ही आपके ऑप्शन से आ गया। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी बर्ट ने दिया था। हायरार्किकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये आपके वर्नन ने दिया था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक, और इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था आपका? डैनियल गोलमैन ने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एनसीटी वाज एस्टैब्लिश्ड
इन द ईयर 1964, 1968, 1973 और 1993। देखो एनसीटी का जो डॉक्यूमेंट है वहां पे जब पूछते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, देखो यहाँ पे ये इसकी एग्जिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है, ना कि इसके एक्ट की बात की जा रही है। अगर एक्ट के बारे में पूछता तो 1993 होता, अगर एक्ट के बारे में पूछता तो ठीक है। अगर पूछा एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी कब ये एग्जिस्टेंस में आया था तो 1995 होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको एस्टैब्लिश्ड पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा इसका, 1973 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। तो ये चाहो तो अपनी कॉपी में लिख भी लो, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है। एस्टैब्लिश्ड की अगर बात पूछेंगे तो 1973 है। किस एक्ट में हुआ था, 1993 एक्ट में हुआ था। 1995 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ये एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज दैट, जो कंसेप्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है ना। ड्यूरिंग द क्लास टीचर क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट ऑप्शन सेज बेंचमार्किंग डेटा शुड बी कंसीडर्ड एसेंशियल, जो बेंचमार्क करता है, बेंचमार्किंग क्या फॉर्मेटिव में आ जाएगा, है ना। क्या ये जो बेंचमार्किंग है क्या वो फॉर्मेटिव में आएगा, नहीं। लर्निंग शुड बी असेस्ड एट टर्मिनल स्टेज, मतलब जो आपकी टर्मिनल स्टेजेस होती है, क्या लर्निंग को वहां पे असेस करना चाहिए। लर्निंग शुड बी मॉनिटर्ड एंड मैनेज कंटिन्यूअसली, कब कंटिन्यूअसली मैनेज करनी चाहिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करनी चाहिए। तो आंसर शुड बी सी, राइट। तो कंसेप्ट क्या होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, लर्निंग शुड बी मैनेज एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है, देयर इज शुड बी एम्फेसिस ऑन ग्रेडेशन, देखो ग्रेड की बात, बेंचमार्किंग की बात, ठीक है, यूनिट टेस्ट एट द एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट, ये सब की बात कौन करता है, समेटिव इवैल्यूएशन करता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नहीं करता, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 सेज स्पेशल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन, ठीक है, जो स्पेशल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए स्पेशल स्कूल्स में, सिर्फ जनरल स्कूल्स विद सम स्पेशल अरेंजमेंट ओनली, जो जनरल स्कूल्स होते हैं उसमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करके, या फिर होम बाय द केयर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब घर में बच्चों की, या फिर ओपन प्लेसेस में। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल सा आंसर, जनरल स्कूल्स में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के साथ वहां पे स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट। एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, एजर्शन एंड रीजन, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके, एजर्शन एंड रीजन दे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एजर्शन और रीजन का कोड को सेलेक्ट करना है कि जो एजर्शन दे रखा हुआ है क्या उसका रीजन करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है, या फिर एजर्शन और रीजन दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। अगर हम फॉर्मेटिव एजर्शन सेज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द फेस ऑफ द लर्निंग, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो टर्न्स टू एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट द फेस ऑफ अ लर्निंग, सही है। एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, क्या समेटिव इवैल्यूएशन से के बिल्कुल अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हाईली रिलायबल होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एजर्शन आपका सही है और रीजन आपका गलत है, एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज लिस्ट 1 दे रखा, लिस्ट 2 एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, और फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी स्किनर ने दी है, किसने दिया है, आपकी स्किनर ने दिया है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। सी का 1 देख लो कहां पे आ रहा है ये, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे हो जाएगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर किसने दिया है, ऑशुबेल ने दिया है ना। और क्या हो गया आपका ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपका किसने दिया हुआ है, आपका ब्रूनर ने दिया हुआ है। और फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग स्किनर की 4 स्टेजेस थी उसी से ये है, ठीक है, वो किसने दिया है, आपका स्किनर ने दिया है, ठीक है। तो ये भी चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, जिन लोगों को पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता वो अपनी कॉपी में चीजें लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। इफेक्टिव लीडरशिप रिफ्लेक्ट अ बैलेंस ऑफ, जो भी इफेक्टिव लीडरशिप होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, किसका बैलेंस होता है, ट्रेट और स्किल्स का बैलेंस होता है उसके अंदर, लीडरशिप स्टाइल और बिहेवियर जो होता है उसका बैलेंस होता है, या फिर सिचुएशन एंड उसके इन्फ्लुएंसेस, किस चीज का बैलेंस होता है उसके अंदर जब इफेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं।
जब कोई भी इफेक्टिव लीडरशिप है उसके अंदर किस चीज का बैलेंस होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीडरशिप स्टाइल का जो बिहेवियर हो, ठीक है, और उसका जो सिचुएशन में कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। गिवन ब्लू टू स्टेटमेंट, वन इज assertion एंड अदर इज रीजन। दोनों ही, एक assertion है एक रीजन है, दोनों में से हमें क्या करना है? कोड को, सही कोड को सिलेक्ट करना है। विदाउट द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल, कंट्री विल नॉट सक्सीड इन अचीव जेंडर इक्वालिटी। मतलब इंक्लूसिव और इक्वेटेबल अगर एजुकेशन के बिना कंट्री जेंडर इक्वालिटी को सक्सीड नहीं, मतलब अचीव नहीं कर पाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन में ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या जो साइकिल है पॉवर्टी का उसको ब्रेक कर पाएगी। दैट इज लिविंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स बिहाइंड, जिसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, वो पीछे जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो एजुकेशन से वो पीछे जा रही है। देखो यहाँ पे बोल रहा है वो जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, दोनों ही बातें सही है, नो डाउट, assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू। विदाउट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटेबल एजुकेशन अगर के बिना कंट्री कभी भी जेंडर इक्वालिटी को सक्सीड नहीं, अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रेक कर सकता है साइकिल ऑफ पॉवर्टी को, जिसकी वजह से क्या है? दैट इज लिविंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स बिहाइंड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 इधर है। गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट, assertion एंड रीजंस दे रखा हुआ है। स्कूल आर द सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बात ये सही है। स्कूल सजेस्ट सोशल सॉल्यूशंस, स्कूल सजेस्ट सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम, ये भी बात सही है, ठीक है। मतलब स्कूल है क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल सोशल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो assertion एंड रीजन दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। Who has signed an MOU एग्रीडेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। एमओयू किसके बीच में साइन किया गया था? टीचर एजुकेशन के एग्रीडेशन के लिए, एनसीटी एंड नैक के बीच में, एनसीटीई एंड नैक के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 इधर है। गिवन ब्लू टू स्टेटमेंट, वन इज assertion एंड अदर इज रीजन। assertion says distress usually accompanies abnormal behavioral pattern। जो distress होता है जिसकी वजह से abnormal behavior pattern आते हैं। behavior disorder are reflected in the report of disorders। distress, जो behavior disorders होते हैं वो reflect करते हैं distress में। तो ये दोनों ही बातें सही हैं and R is the correct answer, ठीक है। यहाँ पे भी distress की बात की जा रही है, यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। The 1968 National Policy on Teacher Education adopted by the Indian government laid stress on the following aspect of teacher education। जो 1968 National Policy है, ठीक है, उसने टीचर laid stress on the टीचर की कौन कौन से एस्पेक्ट पे उसने बात की है, ठीक है। 1968 की जो नेशनल पॉलिसी है टीचर एजुकेशन की, अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। कौन कौन से एस्पेक्ट पे बात की है? एडुकेट इमैलुमेंट होना चाहिए, एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स, ये ठीक है बात, ठीक है। ट्रैवल अलाउंसेस के बारे में बात नहीं की गई है। आप एनसीटी का जब 1968 का जो आप डॉक्यूमेंट खोलोगे तो वहां पे ये बात लिखी हुई है, डायरेक्टली बात ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इन सर्विस प्रमोशन, इन सब के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। ए इज ट्रू, यहाँ पे आ जाओ देख लो, ए इज ट्रू एंड अदर्स आर फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 सेज द स्टेटमेंट ब्लू आर आइदर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू और फॉल्स है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड गिवन ब्लू, ठीक है। जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स में दे रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें करेक्ट कोड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। द 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन किर्क पैट्रिक, जो किर्क पैट्रिक का आपका मॉडल है उसने RLBR के बारे में बात की गई है, तो ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। RLBR के बारे में बोला गया, ये मैंने डिटेल में कराया भी हुआ है आप लोगों को। टाइलर के मॉडल में बात करें तो उसने बोला है करिकुलम को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, ठीक है, आइडेंटिफाई करो लर्निंग एक्टिविटीज को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर उसको इवैल्यूएट करो, ये भी बात सही है। फिर स्टेक्स की बात करते हैं। स्टेक क्या गोल फ्री मॉडल है? नहीं,
स्क्रिवन का मॉडल, जो स्क्रिवन का मॉडल है वो क्या है, गोल्फ्री मॉडल है। स्टैक का कौन सा मॉडल है, कॉन्टिनेंस मॉडल है। कौन सा मॉडल है, कॉन्टिनेंस मॉडल है। तो ये कुछ ऐसा, सी का स्टेक आपका कॉन्टिनेंस मॉडल है और डी आपका स्क्रिवन आपका गोल्फ्री इवेल्युएशन मॉडल है, ठीक है। तो सीओडी यहाँ पे फॉल्स है, देख लो सीओडी फॉल्स कहाँ पे आ रहा है, सीओडी यहाँ पे ये फॉल्स है और एओबी आपका ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट आ जाओ 15 के बाद 16, द अर्ली ईयर ऑफ लाइफ आर द ईयर्स ऑफ फ्लावरिंग ऑफ द सेल्फ। जो अर्ली ईयर होती है लाइफ की, ठीक है, वो क्या होती है, फ्लावरिंग ऑफ द सेल्फ की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब मुझे भी नहीं मिला इसका आंसर, कि मुझे ऐसा डाउट है कि इसका आंसर बी या सी में कोई होना चाहिए, या तो बी या तो सी। वॉटसन की बात करें तो उन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में बात की, फ्रॉइड की बात करें तो उन्होंने साइकोडायनामिक की बात की, और हल्लॉक तो नहीं होगा फॉर श्योर, क्योंकि इन्होंने ग्रोथ एंड साइज वगैरह के बारे में बात की है, ठीक है। तो इसका आंसर बी या सी दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा इसका बी और सी में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, बिलो गिवन आर टू सेट्स ऑफ आइटम, सेट वन कंसिस्टिंग ऑफ लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, ठीक है, ये क्या है, लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज है, ठीक है। और सेट टू में क्या है, उसकी बेसिक्स दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। एक मिनट का टाइम देना। हाँ, कहाँ पे थे, लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज दे रखी है, मेमोरी लेवल दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दे रखा है, रिफ्लेक्टिव लेवल दे रखा है। मेमोरी लेवल जो होता है वो आपकी रोट मेमोरी पे एम्फेसाइज करता है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप पे करता है, और रिफ्लेक्टिव जो होता है वो आपकी क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, मतलब उस पे एम्फेसाइज करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इजी है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। हम क्या करें, जब प्रेजेंटेशन हो रही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या कर ले, रिकॉर्ड कर ले। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे जाएगा आपका, मेमोरी लेवल में। देख लो एक से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, एक का सेकेंड, एक का सेकेंड, ये ना देखो ये आ गया, एक का सेकेंड हो गया, और बी का वन, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर, देखो एग्जाम्पल्स और उससे उनके रिलेशनशिप को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, जब क्रिटिकली एनालाइज करते हैं किसी पॉइंट को, उसको डिस्कस करते हैं, है ना, तो वो ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो एक से ही आपका यहाँ पे आंसर बन जाता, राइट। नेक्स्ट आ जाओ 17, 18, whose theory revolves around the idea that social instruction, देखो social interaction, यहीं पे की पॉइंट मिल गया। social interaction के बारे में कौन बात करता है, वाइगॉट्स की बात करते हैं। कौन बात करता है, वाइगॉट्स की बात करते हैं, राइट। In a situational leadership style, the emphasis on, दो situational leadership style है, तो ये देखो ये आपका situational leadership style का डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स आपके उसमें जब हम लोग यूनिट 9 पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो एक सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है, जिसमें कंसर्न फॉर द टास्क एंड रिलेशनशिप दोनों के बारे में बात की गई, कंसर्न फॉर द टास्क एंड रिलेशनशिप दोनों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, जब हम लोग यूनिट 9 को कंटिन्यू करेंगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, डिसेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस बैरियर्स टू एजुकेशन अक्रॉस द गोल। जो डिसेबिलिटी है एक मोस्ट सीरियस बैरियर बन जाता है एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब। क्यों, डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं वो वॉक नहीं कर सकते, दे आर रॉब्ड ऑफ देयर राइट टू लर्न। देखो पहला तो नहीं होगा, यहीं से वो चल नहीं सकते, ये तो बैरियर नहीं हो सकता ना अक्रॉस द ग्लोब। वो पुअर है, ये भी नहीं होना चाहिए, वो पुअर है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला दे आर रॉब्ड ऑफ देयर राइट टू लर्न, मतलब उनको उनका जो सीखने का राइट है उनसे उसको वांछित रखा गया, मतलब उसको रॉब्ड किया गया है, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो और फिर क्या बोला जाए, देयर पेरेंट्स आर इलिटरेट, मतलब उनके जो पेरेंट्स है वो इलिटरेट है, इस वजह से ये एक बैरियर हो सकता है। तो यहाँ का अगर बेस्ट ऑप्शन देखिए जो यहाँ पे सूट कर रहा है, हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, पुअर और इलिटरेट में अगर देखा जाए, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जो सूट कर रहा है वो क्या होगा यहाँ पे, कि मतलब उनको उनसे वो जो उनका राइट है पढ़ने का, एजुकेशन का, वो जो उनको उनसे रॉब्ड किया गया है, चोरी किया गया है। तो बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो यही होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे ट्रू होगा, देख लो कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन बी ट्रू, और ये तीनों फॉल्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सोशल चेंज। ये सोशल चेंज आपका जो हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं यूनिट 1, ठीक है, वहीं से ही है, आगे हम लोग भी पढ़ेंगे भी, ठीक है। चेंज इन लैंग्वेज एंड मैनरिज्म इन सोसाइटी, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज इन सोसाइटी, change brought by educational process, change in structure and functioning of a social institution। मतलब ये जो change है आपका कि सोशल चेंज जो होता है आपका, ठीक है, सोशल चेंज क्या है, वो लैंग्वेज और मैनेजर की बात कर रहा है ना, या फिर चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज इन सोसाइटी की बात कर रहा है, या फिर चेंज ब्रॉट बाय एजुकेशनल प्रोसेस की बात कर रहा है, या फिर चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। मतलब स्ट्रक्चर में और सोशल इंस्टीट्यूशन की जो फंक्शनिंग होती है उसकी वो चेंज है, सोशल चेंज। तो इसका बेस्ट जो सूटेड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। लैंग्वेज की खाली बात नहीं करता, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज इन द सोसाइटी की बात नहीं करता, खाली एजुकेशनल प्रोसेस में चेंज नहीं लाता, ये पूरी सोशल जो इंस्टीट्यूशन है उनकी फंक्शनिंग, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करता है, राइट। द नेम एंड ईयर ऑफ द कमीशन आर गिवन बिलो, ठीक है, जो नेम और ईयर दे रखे हैं हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं जो आपके मुदल्लिर ने दिया था, ठीक है, 1953, ये तो ट्रू है, ठीक है। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 मतलब जो रिवाइज हुई थी, ठीक है, तो वो भी आपका ये 1992 ठीक है, तो ए ओ बी ट्रू है, देख लो यहीं से ए ओ बी ट्रू, ए ओ बी यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है नेशनल जो कमीशन है ऑन टीचर, जो नेशनल कमीशन है टीचर वो 1995 दे रखा हुआ है ना, नेशनल जो कमीशन है वो 1995 दे रखा हुआ है। और कहाँ गया, यशपाल कमेटी जो दे रखी है वो क्या दे रखी हुई है आपकी 2005 दे रखी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, examine the statement, assertion and reason given below and answer correctly using the code। in instrumental conditioning the response is actually instrumental in producing the reward। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो रिवॉर्ड को प्रोड्यूस करने पे दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, रिवॉर्ड को प्रेजेंट करने पे। द ऑर्गेनिज्म इज नॉट रीइंफोर्स अनलेस इट मेक्स द करेक्ट रिस्पॉन्स इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो रीइंफोर्स नहीं करता जब तक उसको करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात की जा रही है तो ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोथ असेसमेंट एंड रीजन आर द करेक्ट, और दोनों ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं इसलिए इसका रीजन भी इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ फेलियर इन बिगनिंग टीचर, जो ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज है, ठीक है, किसी भी बिगनिंग टीचर्स के लिए वो किस एरिया में लाई करता है, उसके कल्चर में, नहीं ये तो होगा ही नहीं, तो ये सारे फॉल्स हैं, ठीक है। तो फिर उसका जनरल स्कॉलरशिप में, जनरल मैटर ऑफ बैकग्राउंड में, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशन में, उसका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है ना वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए इज ट्रू, ठीक है, सॉरी डी इज ट्रू, ये वाला, ठीक है, उसके कल्चर, स्कॉलरशिप, उसका बैकग्राउंड, इससे नहीं, ठीक है। जो उसका जो बिगनिंग जो टीचर का जो मेन सिंगल जो कॉज फेलियर जो उसका जो होता है वो क्या होता है, उसका इंटर पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, ठीक है, हमें सेलेक्ट करना है सही कोड को। CIPP आर डिसीजन फोकस्ड अप्रोच, CIPP क्या है, एक डिसीजन फोकस्ड अप्रोच है, ठीक है, is designed to evaluate and emphasize the systematic provision of information for any program management, ठीक है। ये context, input, process and product की बात करता है, ठीक है। तो assertion यहाँ पे सही है। This model can be used in both formative and summative mode, yes we can use in both formed, ठीक है, formative and summative modes, right। तो इसका हो जाएगा both A and B are the A assertion and reason are the right answers, are true। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली। जो हेरिडिटी होती है वो आपकी प्रोसेस जो इन्फ्लुएंस करती है, जो प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। द लिविंग कंडीशन, फिजिकल, सोशल, कल्चरल डू नॉट अफेक्ट द, जो आपकी लिविंग कंडीशंस हैं, फिजिकल, सोशल और कल्चरल चीजें जो हैं वो इफेक्ट नहीं करती हैं, नहीं,
ये रीजन आपका गलत है यहाँ पे, एजर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एंड्रोगोजी, अगर हम इसमें ट्रू और फॉल्स दे रखा हुआ है, ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। एंड्रोगोजी एक टर्म है, वो रिफर करता है आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट, बिल्कुल सही है। एंड्रोगोजी क्या होता है, यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग और साइंस की बात करता है फॉर द एडल्ट्स, ठीक है। और पेडागोजी किसकी बात करता है, टू लीड अ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन की बात करता है। एंड्रोगोजी का लिटरली मतलब क्या होता है, लीडिंग अ चिल्ड्रन, नहीं, ठीक है। एंड्रोगोजी मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग, यस, ठीक है। तो ए और सी देखो, दो हमें मिल गए, यही से देख लो, ए आपका ट्रू है और सी आपका ट्रू है, और कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड्रोगोजी एक मेथड है एंड प्रैक्टिस है टीचिंग स्पेशली एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन आर आइदर ट्रू और फॉल्स। जो आपका एडी मॉडल है, ये जो एडी मॉडल है आपका उसमें है यूनिट 8 में, ठीक है, जब यूनिट 8 पढ़ेंगे वहां पे आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का मॉडल है ये, ठीक है, मतलब एनालाइज करना, डिजाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना, ये इसका फुल फॉर्म है। जो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी दे रखा हुआ ये ट्रू है, ठीक है। एनालिसिस करना, डिजाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, देन इवेल्युएट करना। दूसरी बात बोला जा रहा है, ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था यूएस आर्मी के लिए, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है इट वॉज डेवलप इन द ईयर ऑफ 1945, नो, इट वॉज डेवलप्ड इन द 1975, ठीक है, ये में अपने लिख लेना, 1975 में डेवलप किया गया था। और हर स्टेप क्या होता है, सब्सिक्वेंट होता है ईच स्टेप्स का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए बी डी आपका ट्रू है, सी फॉल्स है, देख लो कौन सा होगा, सी फॉल्स है, ए बी डी ट्रू है, ए ट्रू है, बी ट्रू है, डी ट्रू है, सी फॉल्स है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कंसर्न, कंसर्न इटसेल्फ, जो साइकोलॉजी है साइंस का, वो कंसर्न किसके साथ होता है, बिहेवियर के साथ होता है, कल्चर के साथ, और लेकिन रिलीजन के साथ नहीं होता है, रिलीजन के साथ नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो जाएगा। सी डी देख लो कहाँ पे फॉल्स है, ये रहा, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन, ठीक है, RPW एंड इट्स ऑपरेशनल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन, ठीक है, RPW की बहुत बात की जा रही है, ठीक है, ये कब अडॉप्ट किया गया था, जो कन्वेंशन था RPW का, है ना, एक मिनट को, RPW का वो कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 2002 में, 2002 में किया गया था, या फिर 2004 में किया गया था, या 2006 में, 2008 में, तो इसका क्या हो जाएगा, RPW ये आपके यूनिट 10 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2006 हो जाएगा, ठीक है। PWD है, RPW है, पहले PWD आया, PWD में 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई, उसके बाद RPW में 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई, जिससे क्वेश्चंस आया था आपके नेट के एग्जाम्स में, ठीक है। Which of the following is not related to the theories of social movement, जो theories है social movement की, ये आपका जब हम अभी यूनिट 1 जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें सी सेक्शन में दे रखा है, जिसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट की, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी नहीं आता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये अप्रोच है, ये क्या है, अप्रोच है, ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया आपकी UGC नेट में। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी है, ठीक है, मतलब किसी चीज की डेप्रिवेशन का होना, कमी होना, है ना, और रिसोर्सेज की कमी, पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो BCD आपका ट्रू है, देख लो। क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड पूछा है, नॉट रिलेटेड कौन सा है, ए, तो ए ट्रू होना चाहिए आपका, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, नॉट रिलेटेड। तो क्वेश्चन को ढंग से भी पढ़ना है यहाँ पे, कि यहाँ पे नॉट की बात की गई है, ठीक है, किसकी बात की गई, नॉट, नॉट रिलेटेड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, इट इज अ कॉज एंड, इसमें देखो पहला ही हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, पहले से पता चल जा रहा है, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट बताता है जो भी हमारा एजुकेशन इकोनॉमिक का है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कौन करता है, आपका करता है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। हम जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं तो वहां पे किसकी बात की जाती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की जाती है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, critically judge the following and select the correct. टीचर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट टीचर आर मेड नॉट बॉर्न, जो टीचर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं,
ठीक है, जो टीचर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो बॉर्न नहीं होते। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट एंड साइंस, जो टीचिंग है वो क्या है, आर्ट और साइंस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए assertion एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों ही assertion और रीजन ट्रू है, और दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है assertion का वो भी आपका ट्रू है। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेशन टू एथिक्स फॉर ई लर्नर, जो एथिक्स है ई लर्नर का, ठीक है, और ई टीचर्स के बीच का, ठीक है, रॉन्ग रिलेशन क्या होगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब क्या गलत होगा, ऑनेस्टी अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स एंड इन्वेडिंग प्राइवेसी, मतलब उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करना, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, फेयरनेस ऑफ ऑनरिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये सही है, ह्यूमन वेलबींग और ऑनरिंग कॉपीराइट एंड ऑनरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी सही है। ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एंड गिविंग क्रेडिट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी सही है। ऑनेस्टी फॉर अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स, मतलब अवॉइड कर देना हो, ठीक है, एंड इन्वेड करना उनकी प्राइवेसी को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 35 का सिंपल सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। टू स्टेटमेंट दे रखे एजर्शन एंड रीजन, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, ये आपके रिसर्च से काई स्क्वायर जो टेस्ट है वो क्या है, एक देखो सबसे पहले रीजन ही देख लो, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है। सो नो रिजल्ट एजम्पशन आर नेसेसरी इन रिगार्ड टू द टाइप ऑफ पॉपुलेशन एंड नो नीड ऑफ पैरामेट्रिक वैल्यूज, ठीक है, रीजन यहाँ पे सही है। अगर हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की, इज यूज फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड इज नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन। ये चीज देखो कंफर्म नहीं है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये यूजफुल होता है एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, एफ ओ माइनस एफ ई, इनके बीच का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देख करके, ठीक है, जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब ये हेल्प करता है एस्टिमेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए आपका एजर्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, एजर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये इसका आंसर होना चाहिए। काई स्क्वायर का जो टेस्ट है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन, ये गलत है। ठीक है, और ये तो इस रीजन आपका ट्रू है। ठीक है, ये आपका नॉन पैरामेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, तो ये आपका सही है रीजन आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द मीनिंग ऑफ द टर्म पेडागोजिकल एनालिसिस, जो आपका पेडागोजिकल एनालिसिस है उसका टर्म का मीनिंग क्या है, सेलेक्ट करना एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी को इन वेरियस इंस्ट्रक्शन सिचुएशन टू एसेस द लेवल ऑफ एक्चुअल टीचिंग एट द एंड। ठीक है बात, नेक्स्ट आ जाओ। इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग वेयर लर्नर आर ट्रीटेड एज अ सेल्फ डायरेक्टेड, देखो यहीं से ये कर दिया, सेल्फ डायरेक्टेड एंड मोटिवेटेड टीचर कहाँ, मोटिवेटेड लर्नर्स कहाँ पे आते हैं, एडल्ट्स में आते हैं। तो ये बी तो नहीं होगा, बी फॉल्स हो गया आपका। इधर आ जाओ, यहाँ पे देख लो बी फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बी फॉल्स है तो, और ऑप्शन को देख लो, टू हेल्प द टीचर टू प्लान क्लासरूम टीचिंग एंड इम्प्लीमेंट इट सक्सेसफुल एंड टू इवेलुएट द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है बात, फिर आता है इज अ साइंटिफिक फंडामेंटल, देखो ये बी नहीं होगा, इसे हटा दो, ए होगा और आपका सी होगा। is a scientific D option says is a scientific fundamental of the activities of a learner and teaching in plan realizing evaluating and correcting adult learning, नहीं एडल्ट लर्निंग नहीं है, ये एंड्रोगोजी में बात की जाती है। तो बी और डी यहाँ पे गलत है आपका, देखो बी और डी यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द यूज ऑफ आईसीटी, कौन सा ट्रू नहीं है आईसीटी में, ठीक है, इन रिसर्च प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेस को स्टोर करना, कौन सा ट्रू नहीं है, स्टोर करना रॉ डेटा को इन अ सिंगल फॉर्मेट, मतलब जो रॉ डेटा है उसको सिंगल फॉर्मेट में स्टोर कर लेना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सिंगल फॉर्मेट में तो नहीं करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन को, ये भी होगा, कम्युनिकेट करना फाइंडिंग्स को, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंगल फॉर्मेट में नहीं होगा। क्वालिटी गुरु, ठीक है, मॉडल ऑफ लीडरशिप, जापानीज मॉडल ऑफ चेंज, क्वालिटी एश्योरेंस, यूनिट 9 का ये जापानीज मॉडल ऑफ चेंज किसने दिया है, जस्ट इन टाइम। ठीक है, और क्वालिटी गुरु, ठीक है, ये किसने दिया, क्वालिटी गुरु शेवार्ड। ठीक है, तो देख लो आपका ए का सेकेंड, यहीं से एक से ही आंसर बन गया, ए का सेकेंड और सी का फोर्थ। ठीक है, ए का सेकेंड और सी का फोर्थ। ठीक है, मॉडल ऑफ लीडरशिप बी का थर्ड हो जाएगा आपका, फिडलर कंटिजेंसी टेबल हो गया,
ठीक है। और आपका क्वालिटी एश्योरेंस जो एजेंसी है वो क्या हो जाएगी, नैक हो जाएगी। ठीक है, तो एक से ही आपका यहाँ पे आंसर बन गया। Question number 40 says, given below are two statements, one is assertion and other is reason. Select the correct answer from the quote given below. All human rights are interlinked. जितने भी human rights होते हैं वो interlinked होते हैं। सही है बात। इंक्लूसिव एजुकेशन इज कनेक्टेड टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी रिलीजिंग अदर राइट्स, यस ये भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे पहले में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट की, दूसरे में हम बात कर रहे हैं डिसेबल जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एजर्शन और रीजंस आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, एजर्शन इज बोथ, कौन सा हो जाएगा, एजर्शन करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट बोथ ये, बट आर कैन एक्सप्लेन, कौन सा ऑप्शन होगा, रुको, ये भी इनकरेक्ट है तो ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, एजर्शन इज करेक्ट बट आर इज, बोथ एजर्शन एंड आर करेक्ट एंड आर कैन एक्सप्लेन द एजर्शन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एजर्शन इज करेक्ट बट आर इज, ये तो एजर्शन इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आपका ऑप्शन ए ही जाएगा यहाँ पे, ये शायद मिसप्रिंट जैसे भी लिखा हो। ठीक है, कि दोनों ही एक ही चीज के बारे में दोनों ही बातें सही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं, दोनों ही बात कर रहे हैं आपकी उसकी, एक बात कर रहा है ह्यूमन जो राइट होते हैं उनको इंटरलिंक करने की बात कर रहा है ना, और दूसरी जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, जो डिसेबल्ड आपके बच्चे होते हैं। ठीक है, उनकी राइट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन ए जाएगा, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज assertion एंड अदर इज रीजन, वन इज assertion एंड अदर इज रीजन। ठीक है, एजुकेशन इज टू बी ट्रू मस्ट नॉट बी मशीन मेड फैब्रिक, जो एजुकेशन होनी चाहिए वो ट्रू एजुकेशन होनी चाहिए, मशीन मेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मशीन मेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। बट अ ट्रू बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, ट्रू बिल्डिंग मतलब होनी चाहिए लिविंग एवोकेशन और द पावर ऑफ द माइंड एंड जो पावर है माइंड और स्पिरिट को उसको डेवलप करने होने वाली होनी चाहिए। कोई भी मशीन मेड फैब्रिक बनाने वाली एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है इन 1910 श्री अरबिंदो घोष लेफ्ट हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड वेंट टू पौंडीचेरी in search of a more complete experience harmonizing the two end of existence, spirit and power, spirit and matter। ये अभी हम लोग जब यूनिट 1 का डी हाँ डी सेक्शन जब करेंगे, ठीक है, तो उसमें अरबिंदो घोष में ये स्टेटमेंट आपका दे रखा हुआ है। ठीक है, वो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, कोई भी इसमें एजर्शन रीजन जैसी बात नहीं है यहाँ पे, दोनों ये एक तरीके के स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है जो एजुकेशन है टू बी ट्रू, वो कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, मशीन मेड फैब्रिक नहीं होनी चाहिए। बट वो जो हमारा माइंड है, ह्यूमन बींग का जो माइंड है, स्पिरिट है, पावर ऑफ अ माइंड एंड स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बींग उसको डेवलप कर पाए, उसको जगा पाए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 सेज, इसमें लिस्ट दे रखी है आपके, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अभी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हम लोग पीछे ही देख के आए हैं, डी का फोर्थ, यही एक से ही बन जाएगा ये। ठीक है, यहीं से बन गया आपका डी का फोर्थ। ठीक है, और जो नेशनल नॉलेज कमीशन है वो क्या हो जाएगी, 2007 में हो जाएगी। ठीक है, जस्टिस वहां पे 2005 लिखा हुआ था। ठीक है, इसलिए वो गलत हो गया था। जस्टिस वर्मा कमीशन की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम पट्रोदा ने किया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2012 में। यशपाल कमेटी ये आपकी 2009 में आई थी। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है इज ग्राउंडेड बाय सेवरल बेसिक अजम्पशन। जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ये किसने दिया था, आपका बंडूरा ने दिया था। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ना, उसके जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिक एजम्पशंस क्या हो जाएंगे, लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस, जो लर्निंग है वो क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है, दैट मे और मे नॉट बी लेड टू अ बिहेवियर चेंज।
The social cognitive theory is grounded by several basic assumptions. Learning is an internal process. Learning क्या है? एक internal process that may or may not lead to a behavior change. People and their environment mutually influence each other. Punishment and reinforcement have direct effect on learning process. Behavior is not directed toward a particular goal. ऑप्शन डी तो इसका नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए ओ डी फॉल्स, या तो ए हो सकता है, ठीक है। लर्निंग की बात कर रहा है सोशल कॉग्निटिव में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंपल सा, ये जो बात कर रहा है ये वाला डी हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लर्निंग इज एक लर्निंग क्या है? एक इंटरनल प्रोसेस। जब सोशल कॉग्निटिव की बात करेंगे, ये लर्निंग जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, दैट मे और मे नॉट लेड टू अ बिहेवियर चेंज, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। पीपल और उनका जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, ये भी बात यहाँ पे सही है। पनिशमेंट और जो रीइंफोर्समेंट होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग प्रोसेस को, तो ये भी बात सही है। लेकिन जब बोल रहा है जो बिहेवियर है वो डायरेक्टेड नहीं होता टू अ पर्टिकुलर गोल, नहीं, ऐसे कुछ ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, तीनों ट्रू है, ठीक है, और चौथा वाला जो है आपका वो फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये हु दे रखा हुआ है और होम दे रखा हुआ है, हाउ दे रखा, हु कौन हो जाएगा यहाँ पे? टीचर एजुकेशन, ठीक है, हु क्या हो जाएगा? टीचर है, होम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट टीचर, ठीक है, हु क्या हो जाएगा? टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ए का थर्ड देखो, एक ए का थर्ड हो गया और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, एक से ही आपका बन जाएगा, ठीक है, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट यहीं से बन गया, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा? व्हाट, क्या पढ़ाना है? कंटेंट को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है? किसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाना। हु, टीचर एजुकेशन हो जाएगा, कौन? होम, स्टूडेंट टीचर, कौन पढ़ाएगा? स्टूडेंट टीचर पढ़ाएगा। व्हाट, क्या कंटेंट पढ़ाना है? हाउ, कौन सी स्ट्रैटेजीज उनको पढ़ाना है? तो डी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो जाएंगे, राइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनसीटी का कौन सा ट्रू नहीं है? देखो ये अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ बताया था ये स्टैच्यूटरी बॉडी कब बना था, एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1995 में, ठीक है। 4 रीजनल ऑफिसर्स हैं, ये भी बात सही है। जो एनसीटी है इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा हुआ है, ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो यूजीसी का भी दिया है, एनसीटी का भी दिया हुआ है, दोनों का शायद मैंने दे रखा है, पीडीएफ ही दे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे जाके उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एनसीटी का, टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री, ये भी बात सही है, ठीक है। और क्या नहीं सही है? ये फाइनलाइज करता है सिलेबस ऑफ ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमें नॉट बोलना, नॉट पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये भी रिसर्च से क्वेश्चन है आपका। स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया, क्लस्टर जो पर्पसिव सैम्पलिंग होता है उससे जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी का सेकेंड, देखो यहीं से देखो, एक से अगर बन जाता है, बन गया आपका सी का सेकेंड, और बना लेते हैं। देखो इससे जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादातर ये एक से ही बन जाते हैं। जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होते हैं, जो भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग कौन सी हो जाएगी? हमारे अगल बगल जो हमारे मतलब बिल्कुल पॉपुलेशन क्लोज टू हैंड, ठीक है, पॉपुलेशन क्लोज टू हैंड, बी का थर्ड, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या हो जाएगी? रिसर्चर क्या करेगा? रिसर्चर पार्टिसिपेंट असेस द रिसर्चर इन आइडेंटिफाइंग अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, अदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप में, ठीक है, अकरिंग ग्रुप ऑफ अ सब्जेक्ट, तो ये डी का वन हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के तो क्वेश्चन ज्यादातर सही हो जाते हैं क्योंकि एक से ही वो बन जाता है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर है तो एक से वो बन जाएगा। गिवन below are the two statement, one is assertion and other is reason, select the correct quote from the given। a student plays a rank, देखो एक क्राइटेरियन, देखो एक होता है सीआरटी, मैं ऐसे बता दे रही हूँ, ठीक है, एक होता है एनआरटी, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है ये किसी स्टैंडर्ड पे होता है, मतलब हमने कोई बेंचमार्क सेट कर दिया, ठीक है, मतलब जैसे यूजीसी का मान लेते हैं कि जैसे सीटेट का होता है कि आपको 60% लेके ही आना है ना, तो ये क्या है? एक उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ठीक है, 60% लाना ही लाना है, तभी आप जनरल कैटेगरी में निकल पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो गया। लेकिन नॉन रेफरेंस टेस्ट में क्या हो जाता है कि जब क्लास में ही एक बच्चे को दूसरे बच्चे के स्कोर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, एक बच्चे का लेवल दूसरे बच्चे के साथ के लेवल के साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज द नॉन रेफरेंस टेस्ट, राइट। ये चीज क्लियर है? देखो, अ स्टूडेंट प्लेस और रैंक कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इज रिवील्ड बाय अ नॉन रेफरेंस टेस्ट, सही है बात।
A non-reference test compare a student performance to that of a non-group which is representative of a sample of a learners. मतलब ये बोला है कि जो आपका नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है ना, ये जो आपका एक मिनट को, ये जो आपका नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है, क्या था, a student place or rank compared to other students revealed by a non reference test. मतलब उनको प्लेस किया जाता है, रैंक, उनकी रैंक को कंपेयर किया जाता है नॉन रेफरेंस टेस्ट में. ये बात सही है यहाँ पे, है ना. फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ये जो वो है नॉन रेफरेंस टेस्ट है, वो कंपेयर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को. वो क्या करता है, कंपेयर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को. किसके साथ कंपेयर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है टू दैट ऑफ अ नॉन ग्रुप विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ अ लर्नर. जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हों लर्नर्स के, ठीक है, उनके साथ ये कंपेयर करता है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा, बोथ आर ट्रू. ठीक है, दोनों ही क्या है, ट्रू है. और आर क्या है इसका करेक्ट रिस्पॉन्स, आर इसका सही रीजन है. ठीक है, दोनों ही ट्रू है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट के साथ इनका कंपैरिजन किया जा रहा है. ठीक है, जो अदर स्टूडेंट है, जो एनआरटी होता है वो क्या करता है, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टैंडर्ड के जब कंपेयर किया जाता है, एक बच्चे को दूसरे के रैंक के अकॉर्डिंग, है ना, या दूसरे किस ग्रुप में आया उसके अकॉर्डिंग जब उसको कंपेयर किया जाता है, एक स्टूडेंट का जो टेस्ट आया दूसरे स्टूडेंट के टेस्ट के साथ जब उसको कंपेयर किया जाता है, तो वो नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है. और सीआरटी क्या होता है, जब हम एक स्टैंडर्ड के साथ सेट करते हैं. ठीक है, एक हमने स्केल सेट कर ली है, उसके साथ हम जब सेट करते उसको टेस्ट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सीआरटी हो जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. ठीक है, ये पेपर 1 के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है ना. नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर किधर गया, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द आईसीटी इन एजुकेशन. ठीक है, जो आईसीटी इन एजुकेशन में अगर बात करें तो कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसको. ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज आईसीटी टू रिप्लेस द टीचर. टीचर को ही रिप्लेस कर दो तो बिल्कुल गलत है ना, टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते. द मोड ऑफ द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज आईसीटी टू डेवलप कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल्स. ठीक है, बात बेस्ट की बात की गई है, ध्यान रखना. ठीक है, ये बी आपका सही बोल रहा है, गलत नहीं, सही है. द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज आईसीटी टू सपोर्ट एंड ऑप्टिमाइज. देखो ये ऑप्टिमाइज जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से ये बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा. ठीक है, ऑप्टिमाइज करना डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को, उसको बढ़ाना. ठीक है, तो दैट इज वाई ये ऑप्शन सी आपका बेस्ट होगा. ठीक है, डी भी आपका सही है. और डी से क्या बोल रहा था, मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज आईसीटी टू डेवलप वोकेशनल स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी. बी एंड डी भी आपका सही बात है. ठीक है, ट्रू ही है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट सूटेड ऑप्शन को टिक करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. राइट, नेक्स्ट आ जाओ, कल्चरल डिफ्यूजन. देखो कल्चरल डिफ्यूजन को पहले मैं समझा देती हूँ क्या होता है. कल्चरल डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ आते हैं, हम उनके कल्चर्स को सीखते हैं, है ना, एक दूसरे के कल्चर को बोरो करते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा कल्चरल डिफ्यूजन होता है. तो इसका हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ चेंज होता है, ये भी सही है. एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ चेंज है, ये भी सही है. बोरो करते हैं एक सोसाइटी के कल्चर को दूसरी सोसाइटी में. ठीक है, तो ये भी सही है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर. राइट, नेक्स्ट आ जाओ, स्पेशल एजुकेशन इज हेल्पफुल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. जो स्पेशल एजुकेशन है वो हेल्पफुल होगा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि वो उन्हें न्यू बुक मिलती है, इस वजह से उन्हें अच्छा खाना मिलता है, इस वजह से दे गेट वेरी गुड फूड. या फिर इट स्टिमुलेट स्पेशल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटी. ठीक है, वो डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, या फिर वो उन्हें हेल्प करता है एंजॉय करना टीवी कार्टून में. नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू है और सारे आपके यहाँ पे फॉल्स है. देख लो, सी ट्रू, ये ना. ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. ठीक है, जो रेस्ट 50 क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, इस वजह से मैंने आज 50 क्वेश्चंस का ही रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो आपके जो 50 क्वेश्चंस रह गए हैं. अच्छा, इसके अलावा जो इसका स्लेट का आपका पेपर 1 भी था, ठीक है, वो भी मुझे मिल गया है. और जो MH सेट है आपका, है ना, ये जो महाराष्ट्र का भी जो सेट का एग्जाम हुआ है, इसका पेपर 2 तो नहीं मिला है, लेकिन इसका पेपर 1 मुझे मिल गया है. ठीक है, पेपर 1 इसका मुझे मिल गया है MH सेट का भी
और एन स्लेट का भी आपका पेपर 1 मुझे मिल गया है, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम लोग किसी सैटरडे संडे में ही इसको हम लोग जो अपकमिंग सैटरडे संडे होगा उसी में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस उसके काफी अच्छे हैं, मैंने देखे उसके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग ने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कोई डाउट है, एक मिनट रुकना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। उसके अलावा इसका पीडीएफ मैं जब कल इसके 50 क्वेश्चन जो आपके रह गए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह गए, वो मैं कल करा दूंगी। उसके बाद इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से आप लोग इसको सेव कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, काफी सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन है या फिर इस क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत है तो वो अपनी कॉपी में लिख भी लेना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ ये 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो आपका यूनिट 1 का हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म, ठीक है। तो उसका कंटेंट प्रिपेयर हो गया, उसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी मॉर्निंग में या फिर दोपहर में, ठीक है। तो रिकॉर्ड करके मैं कल अपलोड कर दूंगी, है ना। और उसके अलावा कुछ लर्नर्स जो बोल रहे थे हिंदी में के लिए, ठीक है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ, मतलब जितनी भी स्लाइड्स के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कल भी आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं पाई, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने जितनी भी स्लाइड्स कोशिश की है, मैंने स्लाइड्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों को यूज डालने की, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। और जो पीडीएफ की बात है ना। तो देखो मैं पीडीएफ इसलिए भी नहीं दे रही हूँ कि जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे मैं की पॉइंट्स को बार बार जिक्र करती हूँ, ठीक है। हर एक स्लाइड में मैं बताती हूँ कि देखो जब मुझे स्लाइड्स में पढ़ाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में डाल देती हूँ, लेकिन हमें नेट में इतना डिटेल, मतलब हमें जितना ज़रूरत है उतना ही मुझे वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो कोशिश करो आप लोग जो नोट्स बना रहे हो ना, तो वो की पॉइंट्स में बनाओ, ठीक है। और खुद से नोट्स बनाओ। देखो पीडीएफ में हो गया या इतनी सारी बुक्स हैं आपकी मार्केट में, ठीक है। जैसे मैंने अरिहंत की बुक है, और मतलब अरिहंत की बुक मैंने पढ़ी है तो उसमें देखा है, ठीक है। तो अरिहंत की बुक में क्वेश्चंस दे रखे हुए, क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। मतलब ठीक है, क्वेश्चंस उसके पेपर 1 के लिए भी आपकी केवीएस मदान वगैरह हो गई, मतलब कई सारी बुक्स हैं। तो ठीक है, तो बुक से तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन हमें कोशिश क्या करनी, थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी है। अब इतना टाइम भी नहीं है, आपका अप्रैल जाने ही वाला है, ठीक है। तो कोशिश करो सेल्फ के नोट्स बनाओ, की पॉइंट्स में बनाओ, है ना। चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। मैं जो भी स्लाइड्स आपसे, जैसे कभी कुछ कंटेंट है जो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना रह जाता है, तो मैं ध्यान करके कोशिश यही करूंगी कि उसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, ठीक है। और उनसे क्या करो आप लोग, हिंदी जिसमें आपको समझ में आता हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। मैं तो बाइलिंगुअल ही समझाती हूँ, ज्यादातर मैं हिंदी में ही समझाती हूँ, है ना। तो उसको क्या करो, की पॉइंट से नोट्स बनाना स्टार्ट करो हर टॉपिक से। पेपर 1 यूनिट 1 हो गया, ठीक है। यूनिट 1 में तो वैसे आपको डिटेल में लिखना चाहिए, आगे आप टीचिंग करोगे तो वहाँ पे हेल्प भी करेगा आपको, ठीक है। तो और भी जो भी अभी यूनिट 2 देखेंगे, यूनिट 2 में जितनी भी कमिटीज होंगी उन सब का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। मतलब देखो पीडीएफ में उन चीजों का आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी जिनका मुझे लगता है कि आपको उसका पीडीएफ पढ़ना चाहिए, वो मतलब जो रटने वाली चीज है, ठीक है, उनका पीडीएफ मैं दे दूंगी, जिसे आप बार बार डेली अगर देखते रहोगे ना तो आपको मतलब रट जाएगा। क्योंकि कमिटीज वगैरह में इतने सारे टर्म ऑफ रेफरेंसेज होते हैं, एनईपी का डॉक्यूमेंट हो गया, है ना। तो इतना सारा कुछ होता है, तो उसको आप लिख नहीं सकते हो कॉपी में, तो उसको आपको मतलब देखते रहना पड़ेगा। तो इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैं कंटेंट कराऊंगी आपका, जैसे यूनिट 7 एंड यूनिट 5 मैंने करा रखा हुआ है, ठीक है। यूनिट 7 हो गया, यूनिट 5 हो गया, यूनिट 4 हो गया, इन तीनों को मैंने ऑलरेडी डिटेल में करा रखा हुआ है। तो इनके लिए आप क्या करो, पूरे डिटेल में मत लिखो, मैं नहीं कह रही पूरा डिटेल में लिखो, कोई जरूरत नहीं है इतना डिटेल में लिखने के लिए। जितना आप टाइम लगाओगे डिटेल में लिखने में उतना आप क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करने में लगा दो, है ना। क्या करो, सिर्फ की पॉइंट से लिखो, जितने भी की पॉइंट पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा सा कंसेप्ट मैप बना करके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में, जैसे आप पढ़ो तो आपको भी अच्छा लगे, तो उस हिसाब से अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड उसके मैं एक टेलीग्राम पे एक ऐप का नाम आप लोग को बता दूंगी, जिसपे आप क्या कर सकते हो, जो आपके जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं ना, उसको आप वहाँ पे मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। रुको मैं यहीं पे बता देती हूँ, एक मिनट, मेरे फोन में पड़ा भी हुआ है, एनटीए अभ्यास करके है, ठीक है। एक मिनट, हाँ एनटीए
हाँ, नेशनल टेस्ट अभ्यास करके एक ऐप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका जितने भी आपके PYQ हैं पेपर 2 के जितने भी PYQs हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपके दे रखे हुए हैं, तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके लिए PDF के लिए परेशान नहीं होना है। देखो PDF की जहाँ मुझे लगेगा यहाँ पे आपको PDF की ज़रूरत है, तो उसकी PDF मैं आपको शेयर करूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। और मैं कोशिश मेरी यही रहेगी जो भी कंटेंट हो आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हो। और मैं वैसे भी हिंदी में ही बोलती हूँ, इंग्लिश में बोलती ही नहीं हूँ ज़्यादातर मैं हिंदी में ही हिंदी में ही समझाती हूँ, है ना। तो मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश में जितने भी कंटेंट हो हिंदी इंग्लिश में हो, और जितनी भी कमिटीज़ हैं वो तो मैं आपको वहाँ पे PDF जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएंगी वैसे वैसे मैं PDF उसका शेयर करते जाऊंगी। और NEP का डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये आपको रटना पड़ेगा, वो उसको आप समझ नहीं सकते हो, डेट्स वगैरह होगी, जैसे यहाँ पे NCT हम लोगों ने देखा, UGC है, ठीक है। NCT और UGC को ऑलरेडी मैंने कंटेंट PDF आप लोग को दे रखा है, NCT का और UGC का, ठीक है। इनका मैंने ऑलरेडी आप लोग को PDF दे रखा हुआ, जिन लोगों ने भी अभी भी उसको डाउनलोड नहीं किया उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसको NCT और UGC का सिर्फ की पॉइंट्स के थ्रू मतलब वहाँ पे दिया है, बहुत डिटेल में भी नहीं दिया है। अभी आगे चल के मैं जो दूंगी इसका PDF वो पूरा डिटेल में होगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कराने का यही मोटो था कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाओ, ठीक है। और इसके जो रेस्ट क्वेश्चंस रह गए, ठीक है, 50 क्वेश्चंस और जो आपके रह गए वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और कल जो आपका यूनिट 1 का जो रेस्ट पार्ट रह गया है, ठीक है, वो कल मैं मॉर्निंग या दोपहर में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम को मैं ज्वाइन करने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जो भी PDF हुई या फिर कुछ भी आपको भी अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप उस पर वहाँ से पूछ पाओ मुझसे, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना। उसके अलावा मैं कई सारे जो MCQs आप लोग को देती रहती हूँ, टेलीग्राम पे भी देती हूँ। उसके अलावा अभी मैंने फिलहाल कुछ टाइम से कम्युनिटी टैब पे भी देना स्टार्ट किया है, तो उसको अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। वो सारे जो मैं कम्युनिटी टैब पे दे रही हूँ आपको रिसर्च के क्वेश्चन, वो सारे आपके PYQs हैं, ठीक है। कम्युनिटी टैब पे जितने भी क्वेश्चन आपको रिसर्च के मिले या फिर किसी और के मिलेंगे वो सारे आपके PYQs से ही दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसको अटेम्प्ट किया करो, वो आपके लिए मैंने कोई भी अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पे नहीं डाली हैं। जो भी कमिटीज़ वगैरह मैं दे रही हूँ उस टाइम पे, ठीक है, या फिर जनरल के जो करंट अफेयर के जो भी टॉपिक्स वहाँ पे भेज रही हूँ वो आपके अननेसेसरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं वहाँ पे उसको डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।